की बात यह है कि हम लोगों ने एक तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली हमारा जो प्रोडक्शन है वो घटा। उसके बाद हमने जो इंडस्ट्रीज ने हमको बताया था वो बात सही नहीं मिली, हमारे पास स्टॉक उतना था नहीं जितना बताया गया था। ऊपर से हमने एक्सपोर्ट भी किया जिसको बाद में रोक देना पड़ा। और तीसरा, हमने जो एक एक अमाउंट जो हम लोग पहले कम यूज करते थे इथेनॉल में, हमने वो बढ़ा दिया। तो ये कुछ कारण है, और होर्डिंग उसका सबसे बड़ा कारण है ही है। यही है ना सर मोटी बात? होर्डिंग होर्डिंग प्राइस राइज का कारण ये सारे हैं, सारे हैं। ठीक है। लेकिन होर्डिंग जो है वो प्राइस राइज को एस्केलेट किया है। हाँ, जहां एम्पलीफाई कर जहां दिया, राइट। एम्पलीफाई किया है, जहां 5-10% होना चाहिए था वहां आप 50% दिख रहे हैं। और और वहां ये सबसे सबसे बड़ी विफलता सरकार का मैं कहूंगा वही है। वही, और सारे जो इश्यूज हैं ये सब ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग को दिखाते हैं। दरअसल में देखिए, हाँ वही मैं उसके ऊपर जा रहा हूं। हाँ, अभी आप इथेनॉल भी बता दीजिए, बिल्कुल सर। हाँ नहीं, बात ऐसा है कि देखिए, एथनॉल जो है, पहले जब हम इथेनॉल की तरफ शुगर केन डाइवर्ट करना शुरू किए उस समय हमारा ये कोई उतना बड़ा टारगेट वारगेट नहीं था कि हम ब्लेंडिंग करके इतने रेट पे हम लोग इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे। उस समय एक था कि इथेनॉल प्रोडक्शन से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो शुगर केन और गन्ने और चीनी के लिए अच्छा पैसा देते हैं, बेहतर पैसा देते हैं जो मार्केट से मिलेगा। तो एक किसान जो है गन्ना जो उगाता है उसको थोड़ा फायदा हो जाएगा, शुगर मिल वालों को थोड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन बाद में हम इथेनॉल पे आए। तो इथेनॉल पे दरअसल में आप अगर देखें, हमारा पूरा इथेनॉल प्रोडक्शन जो है उसका 36% जो है वो शुगर केन बेस्ड प्रोडक्ट से आता है, या तो शुगर जूस या मोलासेस या जो है, ठीक है। मतलब शुगर केन का जो 36% इथेनॉल प्रोडक्शन है उसमें जाता है, जी। बाकी जो है वो मकई और चावल से आता है, ठीक है। अब दरअसल में अगर आप देखो, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो, तो हम लोग पिछले 20 सालों से हमारे पास हर समय 70-80 लाख, कभी कभी 100 लाख, मतलब 10 मिलियन टन तक का हमारा शुगर स्टॉक रहा है, ठीक है। और हमारा चीनी का कंजम्पशन उतना बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि शुगर का जो कंजम्पशन है गरीबों के अंदर उतना नहीं है। ये मध्यम वर्ग और इस यहाँ पे सबसे ज्यादा होता था, और यहाँ काफी डाइटरी शिफ्ट हुआ है, तो शुगर का डिमांड धीरे धीरे कम हुआ है। तो शुगर का जो है वो लगभग आप आज के डेट पर जो देख रहे हो 280 लाख टन है हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन, वो लगभग वही 250, 260, 270, 280, 290, ज्यादा ज्यादा 300 लाख टन या 30 मिलियन टन तक रहेगा, ठीक है। और हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बराबर 300 से ऊपर, तो इसलिए हमारे पास एक्स्ट्रा शुगर तो है ही, और उसके लिए आपको एक आउटलेट खोजना पड़ेगा। और अगर वो इथेनॉल में इस्तेमाल होता है तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि आप जैसे आज की स्थिति, जैसे हमारा ये 30 लाख टन हमारा प्रोडक्शन डाउन हो गया, अगर शायद हम इथेनॉल के लिए वो 30 लाख टन अगर हम नहीं दे रहे होते, हो सकता है हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जी, शॉर्टेज नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो इथेनॉल मूल कारण नहीं है, लेकिन मूल कारण यही है कि प्रोडक्शन शॉर्टफॉल हुआ वेदर के चलते। लेकिन इथेनॉल सेकेंडरी रीजन भी है, उससे जो मुसीबत पैदा हुआ था उस मुसीबत को और थोड़ा ज्यादा एग्रीवेट का, जी बिल्कुल। एग्रीवेट कर दिया। तो यह है बात, यहां तक आप कह सकते हैं। लेकिन मैं इसके आगे जाना चाहूंगा। मेरा ये मानना है कि आप जब कभी भी ऐसे पॉलिसी बनाते हो, जब आपने इथेनॉल का पॉलिसी बनाया, आप जब पिछले बार आपने 30 लाख टन यूज किया, इस बार भी आप करोगे। अब आप कह रहे हो E20 को आप पुश कर रहे हो, यानी कि पहले 10% ब्लेंडिंग हो रहे थे, अब 20% ब्लेंडिंग करने की बात कर रहे हो। तो पूरे सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आपने बता दी, बड़े सारे चेंज हो जाते हैं, अरेंजमेंट बदल जाता है, ठीक है ना। उसको उल्टा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें खर्चा भी हुए हैं। तो बिल्कुल। आपको थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। तो केवल शुगर का बात नहीं है। दरअसल में शुगर केन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक समय था जब शुगर केन के अंदर जो एरिया था वो बढ़ा, हम्म। और उसके साथ साथ शुगर केन प्रोडक्शन बढ़ा।
लेकिन उसके बाद दोनों में कोई ज्यादा खास बढ़ोतरी हमें नहीं दिख रहा है। और उसका मूल कारण है कि जो शुगर केन जो वैरायटी है उसमें हमारे कोई बदलाव नहीं आए हैं। तो क्या होता है, कोई भी क्रॉप वैरायटी, जब वही वैरायटी आप बार बार इस्तेमाल करते जाते हो तो उस अलग अलग तरह के जो बीमारी हैं, जो पेस्ट हैं, वो सब जो है शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्रॉप जो है इन चीजों से काफी वल्नरेबल हो जाता है। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दिया, ये जो फंगल डिजीज है ये बार बार हाँ। हमारा खा रहा है। अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से काफी किसान जो पहले गन्ना और कॉटन उगाते थे वो हट गए वहां से, क्योंकि वो होता क्या है, एक साल तो बहुत बढ़िया फसल हो जाता है, अगला साल अचानक कोई बीमारी आ जाता है और पूरा फसल खत्म हो जाता है। तो ये जो वोलेटिलिटी है, ये वोलेटिलिटी के लिए आपको जो है शुगर केन प्रोडक्शन को हम कैसे एफिशिएंट करें, शुगर केन क्रॉप को कैसे ज्यादा ज्यादा पेस्ट रेजिस्टेंट हो या और कोई भी किसी भी तरह का बीमारी से बचाव उसका कैसे करें, उसकी प्रोडक्टिविटी हायर कैसे करें, ये सब के लिए क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करना पड़ता है। हमारे शुगर केन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई खर्चा ना के बराबर है। ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एरिया में हम कोई R&D पिछले कुछ सालों से पूरा बंद कर दिए हैं। हाँ? और ये क्राइसिस, जैसे आपने कहा ना, गवर्नेंस क्राइसिस हर तरह से देखता है। एक से एक एग्रीकल्चरल रिसर्च यूनिट जो है हम तीन तीन साल तक हेडलेस रखे हैं। तो रिसर्च वहां का गार्डियन ही गोल है, जब हम गार्डियन अपॉइंट नहीं कर सकते हैं तो रिसर्च कहां से होगा। जैसे हमारा गेहूं, गेहूं में हमारा बराबर नया नया ब्रीडिंग वेराइटी लाते हैं और इसीलिए वहां मामला ठीक है। शुगर केन का ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए हमें, बजाय ये जो इथेनॉल को लेकर डिबेट करना। ये एक तरह से ठीक है, अपने जगह ये सही है, लेकिन जो असल मुद्दा है हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारा शुगर केन क्रॉप कितना हेल्दी है, फ्यूचर के लिए कितना रेडी है, उसका जो किसान है वो उससे कितना कमा पाता है और उसमें सरकार क्या कर सकती है। तो उसमें क्या होगा, आपके क्या हमारा जो शुगर केन का आउटलुक फ्यूचर को है वो सिक्योर है। तो फिर क्या कर सकते हैं, अगर ये सब चीजों पे आप ध्यान दें तो फिर आप बेशक कह सकते हैं कि भाई मेरा 300 लाख टन तक अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन हो जाए मैं उसको भी मीट कर सकता हूं, मैं 50 लाख टन तक मैं इथेनॉल पे भी लगा सकता हूं, मैं 10 लाख टन तक एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं। ठीक है, बशर्ते मेरा जो आगे का प्रोडक्शन आउटलुक है वो एक एश्योर्ड आउटलुक हो जाए कि हाँ आने वाले दिनों में मैं 400 लाख टन पैदा करूंगा, 5 साल में मैं 450 लाख। तो उसके लिए मेरी जो है खेती कैसे हो रही है, मेरा शुगर केन क्रॉप का प्रोडक्टिविटी क्या है, मैं उसमें मुझे रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मुझे किसानों का और अलग अलग तरह से मदद करना पड़ेगा, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए। खाली शुगर केन वेराइटी से तो नहीं होता है ना, सॉइल क्वालिटी, पानी, बिल्कुल मैकेनाइजेशन का आवश्यकता हो या बीमारियों से बचाव करने का, ये सारे चीजें हैं। तो ये एक चीज जो है इसके ऊपर मेरे ख्याल से एक डिबेट होना चाहिए। दूसरा तरफ जो है और एक होता है कि इकोनॉमी जो है, बहुत सारे लोग हमेशा इसको एक फिजिक्स के लॉ की तरह देखते हैं, ये एक्शन रिएक्शन, हाँ, ये लीनियर इक्वेशन से सॉल्व नहीं होता है, ये एक बायोलॉजी के तरह कॉम्प्लेक्स वेब है। आप या जैसे एलोपैथिक मेडिसिन का, एक मेडिसिन लो एक बीमारी ठीक होता है तो 5 साइड इफेक्ट्स हो जाता है, आपको साइड इफेक्ट समझना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर जो है वो हर साइड इफेक्ट के बारे में आपको बताता है और उस साइड इफेक्ट का निवारण करने के लिए क्या करना होता है वो भी बताता है, जो अच्छा डॉक्टर होता है। तो अब जैसे आप अभी इथेनॉल कर रहे हैं, शुगर केन का तो हमने बात कर लिया, आप मेज और राइस यूज कर रहे हैं, ब्रोकन ग्रेन्स वगैरह यूज कर रहे हैं। अब देखिए मकई जो है बहुत अच्छी बात है, मकई से भी किसानों को अच्छा मिल रहा है, लेकिन आपको यह ध्यान देना पड़ेगा क्या मकई इथेनॉल के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो मकई का खेती बढ़ रहा है क्या, और अगर बढ़ रहा है तो उसके जगह कौन सा चीज घट रहा है। जैसे कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ऑयल सीड्स हमारा घट गया प्रोडक्शन, तो हम जो है अब एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो 2 इथेनॉल लगा के हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सेव करना चाह रहे हैं, एक तरफ से लो दूसरे तरफ से दो, सही ठीक है ना। हाँ, तो वो भी देखना चाहिए।
और तीसरा तरफ चावल, चावल बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो कहूंगा कि शुगर के ऊपर डिपेंडेंसी इथेनॉल का होना बेटर है, चावल के ऊपर होना अच्छा नहीं है, क्योंकि चावल जो है वो पानी कंज्यूम करता है बहुत ज्यादा। धान का खेती में बहुत बहुत ज्यादा पानी। पानी इस्तेमाल होता है। और हमारा देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जैसे मेरे राज्य हुआ उड़ीसा, बंगाल, जहां के नदी के पानी से, बरसात के पानी से धान की खेती होती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पंजाब, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आप जमीन से पानी पंप करके अगर चावल का खेती करोगे, क्योंकि चावल से अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन वो एक तरह से पर्यावरण के लिए बड़ा समस्या पैदा करता है, पानी का प्रॉब्लम पैदा करता है। ऐसे ही पानी का प्रॉब्लम हमारा बहुत बड़ा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। और इथेनॉल के बारे में भी दूसरे कुछ और सवाल भी है। क्या इथेनॉल सचमुच जो इथेनॉल का वेस्ट है वो पर्यावरण को क्या करता है? क्या इथेनॉल सचमुच डिजायरेबल फ्यूल ऑयल है? क्या, किस तरह से हम प्रायोरिटाइज करें, हम फूड सिक्योरिटी और फ्यूल सिक्योरिटी के बीच में कैसे बैलेंस बनाएं? ये सारे चीजों को लेकर एक सरकार के तरफ से ट्रांसपेरेंट अप्रोच होना चाहिए। लेकिन इस सरकार में क्या है, ये अपने आप डिसाइड कर रहे हैं, तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। आज के डेट पर लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया कि इथेनॉल से जो है फ्यूल एफिशिएंसी कम हो रहा था। ठीक है, जब ये हो रहा था, लोग बात कर रहे थे, तो आपको मान लेना चाहिए था। ठीक है, आप बताते आपका स्टडी क्या कह रहा है। इतना हल्ला बुल्ला होने के बाद फिर आप अंत में मानते हैं कि हाँ, इनसे 3 से 5% फ्यूल एफिशिएंसी कम हो सकता है। क्या इंजन के ऊपर फर्क पड़ सकता है? इसके ऊपर अभी तक कोई जवाब नहीं है। क्या पर्यावरण के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ रहा है? हमारा एनर्जी सिक्योरिटी को ये कैसे हेल्प कर रहा है? ये सारे सवाल जब जनता पूछ रही है, उसको जवाब दीजिए। जब आप जवाब नहीं देते हैं, एक तरफा एक्शन करते हैं, तो फिर जैसे चीनी के दाम बढ़ जाता है, तो अब जनता कहती है कि ये भी इथेनॉल के चलते हुआ। तो ये जो घूम फिरा के मैं जो आ रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि हमारा फेलियर जो है, सबसे बड़ा फेलियर जो है, गवर्नेंस फेलियर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और उसका अलग अलग तरीके से हर समय, आज इथेनॉल और चीनी का दाम है, चला जाएगा, 6 महीने के बाद कोई नया मुसीबत पैदा होगा। ये है, ये बिल्कुल ठीक बात। और ये प्याज का आपने सही बोला, कितने साल से सुन ही रहे हैं सर, यूपीए में भी देखा, अब वही एनडीए में भी हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज सब लोग मानते हैं कि मौजूदा सरकार जिनको चलाना चाहिए, वो सरकार चलाने में जितना समय नहीं, उससे कई ज्यादा समय वो निर्वाचन जीतने में लगाते हैं। बिल्कुल, पूरा ध्यान वही है सर। बिल्कुल ठीक बात। आप निर्वाचन जीत लीजिए, आप निर्वाचन जीत लीजिए, फिर उसके बाद कहिए लोगों ने हमको इसलिए चुना है क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। काम तो कर ही नहीं रहे। अच्छा, आखिरी सवाल सर, अब क्या और भी रेट बढ़ने के चांस लग रहे हैं आपको चीनी के? देखिए, अगर सरकार सही एक्शन ले तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब तो हमने 10 लाख टन इंपोर्ट का भी ऑर्डर कर दिया, अप टू 10 लाख टन। हाँ, तो फिर ओवरऑल शॉर्टेज कहाँ है? फिलहाल के लिए तो शॉर्टेज नहीं होना चाहिए ना। इसके बाद अगर प्राइस बढ़ा हुआ रहा, लेकिन मैं, देखिए, सरकार का अनाउंसमेंट आ गया अगस्त के महीने में, उन्होंने कह दिया कि 10 लाख, अभी तो कुछ दिनों पहले ही बोला कि 10 लाख टन इंपोर्ट करेंगे अप टू अक्टूबर, जीरो ड्यूटी, जीरो ड्यूटी। ठीक है, जीरो ड्यूटी इंपोर्ट होगा। ठीक है, 100% ड्यूटी है शुगर इंपोर्ट के ऊपर। तो वो तो हमारा नुकसान ही है सर, देश का। क्या भाई, जीरो ड्यूटी पे आ रहा है तो नहीं, नुकसान क्यों है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर नुकसान नहीं, अगर हम जीरो ड्यूटी पे करते हैं, अच्छी बात है ना। हमारा अगर उपभोक्ताओं का स्वार्थ को नजर रखते हुए हम करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, लेकिन बात यह है कि अगर आपने 10 लाख कर दिया, कह दिया, एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, तो फिर शॉर्टेज होने का तो गुंजाइश उतना नहीं है। और आपके पास ऐसे भी 50 लाख टन स्टॉक ना हो, वो कम भी हो तो 30-35 कुछ भी तो है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो उसके बाद अगर चीनी का दाम कम नहीं हुए, तो फिर लोगों से ज्यादा सरकार के लिए मुसीबत ज्यादा पैदा होगी, क्योंकि यह सरकार की विफलता मानी जाएगी। क्योंकि फंडामेंटल रीजन फिर नहीं रहेगा चीनी के दर बढ़ने में या बढ़ा हुआ रहने में। चीनी को वापस जाना चाहिए। 5-10% पहले रेट से ऊपर रहे तो कोई बात नहीं, वो समझ सकते हैं हम जैसे स्थिति है, क्योंकि इस बार भी फसल ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन 50% किसी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी हालत में जस्टिफाइबल नहीं है।
अगर इस लेवल पे रहा या इसके आगे गया तो ये सरकार की विफलता, गवर्नेंस फेल्योर है और कुछ नहीं। राइट, बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत डिटेल में, तफसील में और बहुत सरलता के साथ हमारे दर्शकों को समझाया असली मसला जो है क्या है, और इसका भविष्य भी आपने बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों के लिए गुजारिश ये है कि महापात्रा जी का एक अपना भी चैनल है, राजेश महापात्रा के नाम से ही। आप वहां पर भी जाके इकोनॉमी के जटिलता जो है वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यही नाम है ना सर, आपके नाम से ही है ना? एट राजेश हाइफन महापात्रा है। एट राजेश हाइफन महापात्रा। तो आप उस चैनल पे जाके, यूट्यूब चैनल है, बहुत बढ़िया डिटेलिंग उसमें रहती है। तो इकोनॉमी की जो जटिलताएं हैं उनको बहुत सरलता से आप समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।